हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने माई सीक्वल सर्वर के कंट्रोल फ्लो फंक्शन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो हमने अ, दो तीन टाइप हमने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की, कंट्रोल फ्लो फंक्शन की डिस्कस की थी, जिसमें हमारा था इफ फंक्शन था, इफ नल था, नल इफ था और केस स्टेटमेंट। ये हमने चार कंट्रोल फ्लो फंक्शंस डिस्कस किए थे लास्ट सेशन में। आज के सेशन में हम अपने नेक्स्ट कंट्रोल फ्लो फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, जो है हमारा इफ स्टेटमेंट। उसको एक बार पहले थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं और प्रैक्टिकल वे में फिर हम अपने वर्क बेंच के ऊपर उसको प्रैक्टिकल वे में समझेंगे कि हम इफ स्टेटमेंट को हम अपने माई सीक्वल सर्वर के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकल डिस्कस करने के लिए एक बार अपनी पावर पॉइंट्स की स्लाइड्स पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो माई सीक्वल कंट्रोल फ्लो फंक्शन पार्ट 2 के अंदर इफ स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या। इन MySQL, the if statement is used to execute different blocks of SQL statements based on a condition। जैसे कि हमने अपने जब हमने जावा के बेसिक्स को डिस्कस किया था थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली, और वहां पे हमने इफ स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। हम इफ स्टेटमेंट में हम ब्लॉक ऑफ कोड को कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के भी आप पे हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सेम केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड ना लेके हम यहाँ पे एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स हैं, जो एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स के ब्लॉक को हम किसी सर्टिफिकेट स्पेसिफिक कंडीशंस के भी आप पे हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं कि अगर ये इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी तो वो स्पेसिफिक एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो इफ वाले ब्लॉक के अंदर होगी। अगर एल्स वाली कंडीशन ट्रू होगी तो एल्स वाले ब्लॉक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो इसी वे में जैसे हम अपने जावा कोड के अंदर हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते थे, ऐसे ही हम अपनी इफ स्टेटमेंट को हम अपने माई सर्वर के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। MySQL प्रोवाइड डिफरेंट वे टू यूज इफ, इंक्लूडिंग हम इफ को डिफरेंट डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या है, इफ फंक्शन। जैसे हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके थे इफ फंक्शन को, हम उसको यूज्ड इन सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं उसको। इफ स्टेटमेंट यूज्ड इन स्टोर्ड प्रोसीजर, इफ स्टेटमेंट है हमारा सेकंड वेरिएशन, उसको हम अपने स्टोर प्रोसीजर के अंदर यूज कर सकते हैं, ताकि उस इफ स्टेटमेंट को यूज करके हम अपने स्टोर प्रोसीजर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट्स एज पर दी कंडीशंस उनको एग्जीक्यूट करवा सके। थर्ड वेरिएशन आती है हमारे पास यहाँ पे इसकी, इफ देन एल्स स्टेटमेंट यूज्ड इन स्टोर प्रोसीजर एंड ट्रिगर्स। हम इसको स्टोर प्रोसीजर एंड ट्रिगर्स में यूज कर सकते हैं। हालांकि जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टोर प्रोसीजर और ट्रिगर्स दो नाम देख रहे हैं यहाँ पे, स्टोर प्रोसीजर और ट्रिगर्स को हम डिटेल में आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में स्टोर प्रोसीजर होते क्या हैं, कौन कौन से पैरामीटर होते हैं स्टोर प्रोसीजर के अंदर, और कैसे हम अपने स्टोर प्रोसीजर को राइट करवा सकते हैं अपने एसक्यूएल सर्वर के अंदर। उनको हम डिटेल में प्रोसीजर एज वेल ट्रिगर्स को डिटेल में समझेंगे, उनके यूज को डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे हम स्टोर प्रोसीजर की एक जस्ट ओवरव्यू लेंगे, ताकि हम इस इफ देन एल स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट का यूज समझ के स्टोर प्रोसीजर के थ्रू। तो फर्स्ट जो वेरिएंट है हमारा क्या है, इफ फंक्शन। इफ फंक्शन इन MySQL सिंगल लाइन कंडीशनल एक्सप्रेशन। The if function in MySQL is used within a select statement to return one value if a condition is true and another value if a condition is false। जैसे कि हम if फंक्शन को यूज कर चुके हैं हम लास्ट सेशन में, वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि हम if फंक्शन को अपने MySQL सर्वर के select स्टेटमेंट के अंदर वह किसी एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न करवाने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू वाली कंडीशन हमारे जो होगी उसके अंदर जो हम रिटर्न करवाना चाहते हैं वो रिटर्न होगा। अगर वह कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स वाली कंडीशन हमारी रिटर्न करेगी। सिंटैक्स क्या है इसका, इफ हम फर्स्ट पैरामीटर क्या है इसमें, कंडीशन जिसको हम इवेलुएट कराएंगे। अगर ट्रू हुई तो ये सेकंड वैल्यू जो ट्रू वाली वैल्यू आप मेंशन करवाएंगे वो रिटर्न होगी। अगर फॉल्स होती है तो लास्ट थर्ड वाली वैल्यू रिटर्न होगी। एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हो आप, जैसे सेलेक्ट नेम सैलरी, इफ सैलरी ग्रेटर देन 50,000 देन हाई सैलरी रिटर्न होगा एज ए सैलरी स्टेटस। अगर लेस देन 50,000 होगी तो लो सैलरी होगा एज ए सैलरी स्टेटस। फ्रॉम इम्प्लॉइज, इम्प्लॉइज टेबल के ऊपर जब हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हम वहां से नेम और सैलरी को फेच करवा रहे हैं, साथ में सैलरी के स्टेटस को भी फेच करवा रहे हैं। उन पर्टिकुलर इम्प्लॉइज का जब भी हमें इम्प्लॉइज टेबल के अंदर जब जितने रिकॉर्ड्स होंगे उनके ऊपर जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जिन इम्प्लॉइज की सैलरी ग्रेटर देन 50 होगी उनका सैलरी स्टेटस होगा हाई सैलरी, जिनकी लेस देन 50,000 होगी उनका सैलरी स्टेटस होगा लो सैलरी। सेकंड जो वेरिएंट आता है हमारा क्या है, इफ स्टेटमेंट इन MySQL यूज्ड इन स्टोर प्रोसीजर। इफ स्टेटमेंट को हम अपने स्टोर प्रोसीजर के अंदर यूज कर सकते हैं। MySQL आल्सो प्रोवाइड्स एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड स्टोर प्रोसीजर टू एग्जीक्यूट मल्टीपल SQL स्टेटमेंट्स कंडीशनली। MySQL के अंदर जो हम स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं
वहां पे हम अपने इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं और उस इफ स्टेटमेंट के बिहाफ पे हम मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को कंडीशनली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सिंटैक्स क्या है यहाँ पे, इफ कंडीशन जो चेक करवा रहे हैं यहाँ पे, देन स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू, और एंड इफ। ये है इफ ब्लॉक है। इसमें क्या हो रहा है, हम चेक करवा रहे हैं अगर कंडीशन ट्रू है तो ये जो इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट होगी वो कंडीशन एग्जीक्यूट होएगी, और साथ में यहाँ पे एंड इफ के साथ में हम इस इफ कंडीशन का इफ स्टेटमेंट को एंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या लेके चलते हैं हम यहाँ पे, लेट्स क्रिएट ए स्टोर प्रोसीजर दैट चेक इफ एन एम्प्लॉय हैज ए हाई सैलरी। हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर का, जिसके थ्रू हम एम्प्लॉय की सैलरी चेक करवा रहे हैं। स्टोर प्रोसीजर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फर्स्ट एक प्रॉपर सिंटैक्स है यहाँ पे, डेलीमीटर दे सकते हैं हमें, किस टाइप के डेलीमीटर का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। हालांकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि स्टोर प्रोसीजर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में स्टोर प्रोसीजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर के अंदर कौन कौन से टाइप के हमारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, तो उन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस इस एग्जाम्पल के थ्रू हम अपने इफ स्टेटमेंट के यूज को समझ रहे हैं। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे एक प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट कीवर्ड है, प्रोसीजर भी कीवर्ड है, यहाँ पे प्रोसीजर का नेम है चेक सैलरी। यहाँ पे हम इनपुट क्या दे रहे हैं, हम एम्प्लॉय सैलरी के एट्रीब्यूट को इनपुट दे रहे हैं। किस टाइप का इनपुट होगा, वो इंटीजर टाइप का होगा। यहाँ पे हमारा प्रोसीजर बिगिन हो रहा है, बिगिन के अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बिगिन और एंड के बीच में हम अपने इफ स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं। इफ स्टेटमेंट को कैसे यूज करें, यहाँ पे इफ एम्प्लॉय सैलरी जो हमारा इनपुट टाइप का एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है, देन तो क्या होगा, ये वाली सेलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सेलेक्ट हाई सैलरी एज ए रिजल्ट। और यहाँ पे एंड इफ के साथ में हम इस इफ स्टेटमेंट का एंड कर रहे हैं। बिगिन हुआ था हमारा प्रोसीजर, यहाँ पे एंड कर दिया हमने। डेलीमीटर यहाँ पे हमने यूज किया, हम यहाँ पे डेलीमीटर नीचे वाला डेलीमीटर जो लास्ट स्टेटमेंट है ये ऑप्शनल है, इसको राइट करो या ना करो, इसके बगैर भी आपका स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो जाएगा। हम एक बार प्रोसीजर क्रिएट करने के बाद अपने प्रोसीजर को कॉल करवा सकते हैं अपने वर्क बेंच के ऊपर या अपने जावा प्रोजेक्ट के अंदर भी। तो वर्क बेंच के अंदर हम अपने प्रोसीजर को कैसे कॉल करवा सकते हैं, सिंपल एक कॉल कीवर्ड है, उसके बाद प्रोसीजर का नेम, और प्रोसीजर के अंदर जो वेरिएबल पास करवाना है उसकी वैल्यू यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे इस वेरिएबल को कॉल करवाएंगे, कॉल चेक सैलरी 60,000, जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट में क्या आएगा, हाई सैलरी आएगा। अगर यहाँ पे लेस देन 50,000 देते हैं हम यहाँ पे, तो वहाँ आउटपुट के रूप में कोई भी रिजल्ट हमें नहीं मिलता, क्योंकि हमने यहाँ पे ओनली इफ स्टेटमेंट का यूज किया है, इफ एल स्टेटमेंट का यूज नहीं किया। हमारा ओनली इफ ब्लॉक है, अगर ये ट्रू होगा तभी इसके अंदर की जो स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगी, अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो हमारा कुछ भी आउटपुट में नहीं मिलेगा। सेकंड वेरिएंट हमारे पास क्या आता है, थर्ड वेरिएंट, इफ देन एल्स स्टेटमेंट इन MySQL। द इफ देन एल्स स्टेटमेंट अलाउज मल्टीपल कंडीशन एंड डिफरेंट एग्जीक्यूशन पाथ्स। इफ देन एल्स के साथ में, जैसे कि हमने जावा टाइम पे भी, हमने जावा के बेसिक्स को जब डिस्कस किया था उस टाइम पे मैंने इफ देन एल्स की स्टेटमेंट को डिस्कस किया था कि वहां पे मल्टीपल कंडीशंस को हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और चेक करवा सकते हैं, और उसके मल्टीपल एग्जीक्यूशन पाथ हो सकते हैं। जैसे कि अगर इफ वाला ब्लॉक के अंदर जो हम कंडीशन चेक करवा रहे हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हमारा इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी, अगर ट्रू नहीं है तो जो एल्स पार्ट में हमने जो कंडीशन या जो स्टेटमेंट मेंशन करवा रखे होंगे वो कोड एग्जीक्यूट होएगा हमारा। तो इसी वे में MySQL के अंदर भी हम अपने इफ देन एल्स स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। इसका यूज भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सिंटैक्स क्या होगा हमारे पास, इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर इफ के अंदर जो हम कंडीशन चेक करवा रहे हो ट्रू हुई तो इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होएगी, नहीं अगर वो ट्रू नहीं है तो एल स्टेटमेंट के अंदर जो हमने कंडीशन दे रखी, फॉल्स के केस में यानी कि हमारी ये एल्स ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी, और यहाँ पे हम एंड इफ के साथ में अपने इफ का एंड कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल को मॉडिफाई करते हैं अपना स्टोर प्रोसीजर जो हमने लास्ट स्लाइड्स पे डिस्कस किया था। उसमें हमने क्या किया था, ओनली एक कंडीशन ली थी। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इफ देन एल्स दो ब्लॉक ले रहे हैं। हम यहाँ पे अपनी उसी सेम पैरामीटर को एम्प्लॉय सैलरी को चेक करवा रहे हैं इफ कंडीशन के अंदर। इफ एम्प्लॉय सैलरी ग्रेटर देन 50,000, देन ये जो इफ ब्लॉक के अंदर जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी। अगर यहाँ पे सैलरी हम पास करवाएंगे बिलो 40,000 या लेस देन 50,000 तो उस केस में हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होएगा, और ये हमारा एंड इफ के साथ में हमारा इफ का एंड हो रहा है। यहाँ पे हमने प्रोसीजर बिगिन किया था, उसको एंड किया हमने। यहाँ पे डेलीमीटर, फर्स्ट वाला डेलीमीटर हमें जरूर है, हमें मतलब रिक्वायर्ड है, हमें अपने सिंटैक्स को कंप्लीटली राइट करने के लिए हमें इस डेलीमीटर का यूज करना पड़ेगा जब हम स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करवाएंगे। लास्ट वाले जो लास्ट स्टेटमेंट है डेलीमीटर जहाँ पे एंड करें, वो एक तरीके से ऑप्शनल है, उसको राइट करवाया ना करवाए उसके बगैर भी हमारा स्टोर प्रोसीजर रन कर सकता है।
तो ये एक्चुअल में एक एग्जांपल है यहाँ पे। अब जैसे हम इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को जो लास्ट स्क्रीन पे हमने चेक करवाया था उसको रन करवाते हैं हम। कॉल चेक सैलरी डिटेल्स, यहाँ पे 40,000 पास करवा रहे हैं सैलरी। तो उस केस में क्या होगा, हमारा वो जो कंडीशन इफ के अंदर टेस्ट करवा रहे हैं हम वो हमारी फॉल्स होगी। फॉल्स होगी तो हमारा जो एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट है वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और उसके भी पे हमारा सैलरी स्टेटस क्या आया, लो सैलरी। एक लास्ट वेरिएंट और हमारे पास इफ देन एल्स स्टेटमेंट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम नेस्टेड इफ भी कह सकते हैं। इन MySQL इफ मल्टीपल कंडीशंस नीड टू बी चेक्ड एल्स इफ कैन बी यूज्ड। सिंटैक्स क्या है उसको एक बार डिस्कस करते हैं। इफ कंडीशन 1 देन ये वाली स्टेटमेंट जो इफ ब्लॉक के अंदर होगी वो कंडीशन एग्जीक्यूट होगी अगर ट्रू होती है तो। अगर वो ट्रू नहीं होती तो हम एल्स इफ पे जाएंगे। एल्स इफ के अंदर भी हम एक अनदर कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। अगर वो कंडीशन चेक होती है और वो ट्रू होती है तो हमारा एल्स इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होएगा। अगर वो भी ट्रू नहीं होती है हम फर्दर एल्स इफ, हम मल्टीपल टाइम एल्स इफ का यूज कर सकते हैं जितनी टाइम हम अपने न्यू कंडीशंस चेक करवाना चाहते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए इसको नेस्टेड इफ बोलते हैं, क्योंकि हम इफ के अंदर मल्टीपल एल्स इफ ब्लॉक यूज कर सकते हैं। लास्ट में जब हम चाहते हैं कि अगर हमारा कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती जो इफ और एल्स इफ के ब्लॉक के अंदर दी हुई है हमने, तो लास्ट में हम अपना एल्स के अंदर एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट राइट करवा सकते हैं। और उस डिफॉल्ट स्टेटमेंट के केस में अगर बाकी सारी कंडीशन जितनी भी हम चेक करवा रहे हैं इफ एल्स इफ के कंडीशंस के साथ में वो ट्रू नहीं होती तो हमारा जो एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट होएगा और उस एल्स पार्ट के अंदर जो हमारी कंडीशंस होगी वो कंडीशंस एग्जीक्यूट होगी। और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, अपने इफ को एंड इफ के साथ क्लोज कर रहे हैं। इसको उसी एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं जो हमने सैलरी एक नया एग्जांपल क्रिएट कर लिया हमने स्टोर प्रोसीजर। हालांकि उसी टाइप का ये स्टोर प्रोसीजर है। हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, सैलरी कैटेगरी चेक करवा रहे हैं एम्प्लॉयज की और वहां पे हम इनपुट टाइप का वेरिएबल क्या लिया है, एम्प्लॉय सैलरी, इंटीजर टाइप का है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3-4 कंडीशन चेक करवाने हैं। यहाँ पे पहले इफ कंडीशन में चेक करवा रहे हैं, इफ एम्प्लॉय सैलरी ग्रेटर देन 70,000, देन जो इसके अंदर सिलेक्ट स्टेटमेंट होगी क्या होगी, वेरी हाई सैलरी एज कैटेगरी। एम्प्लॉय जो की कैटेगरी क्या होगी वो वेरी हाई सैलरी के अंदर आएगा अगर उसकी सैलरी 70,000 से ज्यादा है। नेक्स्ट हम एल्स इफ का यूज कर रहे हैं। एल्स इफ के अंदर फर्दर एक न्यू कंडीशन चेक करवा रहे हैं यहाँ पे, एल्स इफ एम्प्लॉय सैलरी बिटवीन 50,000 एंड 70,000, देन ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई जिसमें हम क्या करवा रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को जिसकी सैलरी 50,000 से 70,000 के बीच में है उसको हम इंडिकेट करवा रहे हैं हाई सैलरी पर्सन। नेक्स्ट फिर एक कंडीशन चेक करवा रहे हैं हमें इफ एल्स के साथ में, इफ एम्प्लॉय सैलरी बिटवीन 30,000 एंड 50,000, देन वो क्या होगा, मीडियम सैलरी का। एल्स लास्ट जो हमारा डिफॉल्ट केस होगा, अगर इनमें से वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी जो हम एज ए इनपुट पास करवा रहे हैं किसी भी कैटेगरी में नहीं आती तो लास्ट वाली कैटेगरी में हमारा एल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। और उस केस में क्या होगा, एम्प्लॉय को हमें यहाँ पे लो सैलरी मेंशन करवा रहे हैं उसकी कैटेगरी। और यहाँ पे एंड इफ के साथ में हम अपने इफ स्टेटमेंट को एंड करवा रहे हैं। बिगेन हुआ था हमारा प्रोसीजर, यहाँ पे एंड करवा रहे हैं। यहाँ पे जब हम इस प्रोसीजर को कॉल करवा रहे हैं और जब हम प्रोसीजर को कॉल करवाते हैं 45,000 के साथ में, तो उस केस में हमारा जो थर्ड वाली इफ कंडीशन एल्स इफ कंडीशन है उस केस में जाके हमारे वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है और वो हमें रिजल्ट क्या देगी, मीडियम सैलरी एज ए कैटेगरी देगी यहाँ पे। तो ये ओवरऑल जितने भी हमारे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो इफ स्टेटमेंट के हमने यहाँ पे वेरिएंट डिस्कस किए हैं थ्योरेटिकली, उनको हम एक बार प्रैक्टिकली समझने के लिए अपने वर्क बेंच के ऊपर चलते हैं और स्टोर प्रोसीजर के थ्रू का यूज समझते हैं कि हम इनको कैसे अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं और हम कैसे स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं अपने वर्क बेंच के ऊपर। हम अपने वर्क बेंच पे चलते हैं और अपने वर्क बेंच पे रूट क्रेडेंशियल के थ्रू अपने कनेक्शन के अंदर लॉगिन करते हैं। यहाँ पे आप जैसे देखोगे यहाँ पे एक स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे पहले से है क्रिएट किया हुआ। ऐसे ही आप स्टोर प्रोसीजर के अंदर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये एक टैब दिख रहा है, हमारे टेस्ट डीबी के अंदर टेबल्स हैं, व्यूज हैं, ऐसे स्टोर प्रोसीजर और फंक्शंस हैं। जो भी हम स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर के अंदर यहाँ पे इस आइकन के साथ में इंडिकेट होएगा हमारे पास कि स्टोर प्रोसीजर के अंदर हमारे पास ये स्टोर प्रोसीजर अवेलेबल है। तो हमारे पास जो वेरिएंट देखे थे हमने, हम इफ स्टेटमेंट के, हम इफ फंक्शन का यूज तो पहले ही देख चुके थे अपनी सिलेक्ट स्टेटमेंट पे लास्ट सेशन के अंदर। इस सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, इफ देन एल्स
यानी कि इफ एल्स और इफ एल्स इफ और नेस्टेड इफ का, इन तीनों का यूज हम देखेंगे अपने स्टोर प्रोसीजर के थ्रू। तो देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक प्रोसीजर राइट करते हैं। प्रोसीजर कैसे राइट कर सकते हैं हम, उसके लिए पहले क्या है सिंटैक्स, पहले हमें एक डेलीमीटर लेना पड़ेगा। डेलीमीटर को हम ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट, ये हमें हिंट नहीं दे रहा हमारा एडिटर, नहीं तो नॉर्मली ये हिंट देता हमें कि हम क्या करवा रहे हैं क्या नहीं। हम यहाँ पे ले लेते हैं डेलीमीटर, क्रिएट प्रोसीजर। हालांकि हिंट नहीं देना, हिंट देना चाहिए इसको। अगर हिंट आपको प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं एडिटर के ऊपर, अपने वर्कबेंच के ऊपर, आप इसको क्लोज करके वापस ओपन कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने सिंटैक्स को कंप्लीट करते हैं। क्या आएगा हमारे पास है, एक हम स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम चेक करवाते हैं, चेक मार्क्स। यहाँ पे हम एक इनपुट देंगे हमें कि क्या है, इनपुट टाइप का क्या वेरिएबल होगा हमारे पास, उसका नेम ले देते हैं STUDE एंटी स्टूडेंट मार्क्स। किस टाइप का होगा ये, इंटीजर टाइप का। हम अपने प्रोसीजर को बिगिन करते किस चीज के साथ कर सकते हैं, बिगिन कीवर्ड के साथ में, BEGIN, बिगिन। बिगिन के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी इफ स्टेटमेंट को चेक करवा रहे हैं। इफ स्टेटमेंट को कैसे चेक करवा सकते हैं हम, यहाँ पे इफ हमने वेरिएबल क्या लिया है, इनपुट टाइप का वेरिएबल क्या है हमारे पास है, स्टूडेंट मार्क्स। स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटर देन 70 या फिर 80, देन क्या हो, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सिलेक्ट टाइप की, क्या होगी सिलेक्ट, और यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, डिस्टिंक्शन। एज क्या दे रहे हैं यहाँ पे, रिजल्ट। हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, एक सिंगल इफ स्टेटमेंट का यूज देख रहे हैं हम अपने स्टोर प्रोसीजर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इस इफ स्टेटमेंट को एंड करवा दें किसके साथ में, एंड इफ सेमीकोलन। हमारा स्टोर प्रोसीजर बिगिन हुआ था, हम उसको एंड करवा देंगे, एंड इसके साथ में हम अपने डेलीमीटर को यहाँ पे क्लोज करते हैं। क्या दे रहा है, एंड इज नॉट valid at this position, expected EOF alter analysis begin case chase। गाइज ये हमारे वर्क बेंच के ऊपर ही कुछ इशू, नहीं तो सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम करते हैं हम अपने वर्क बेंच को एक बार क्लोज करते हैं और अपने वर्क बेंच को दोबारा ओपन करते हैं, क्योंकि सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं था। सिंटैक्स हमारा एज इट इज है, जैसे आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, क्रिएट प्रोसीजर और फिर प्रोसीजर का नेम, हमारे पास किस टाइप का वेरिएबल हम ले रहे हैं, यहाँ पे इनपुट टाइप का IN मतलब इनपुट टाइप का वेरिएबल है, किस टाइप का डेटा टाइप है उसका, बिगेन हो रहा है, फिर एंड हो रहा है, और फिर हम इफ की कंडीशन बिगन और एंड के बीच में यूज कर रहे हैं। इफ कंडीशन को स्टार्ट करवा रहे हैं तो हम इफ कंडीशन को एंड भी करवा रहे हैं यहाँ पे। तो एक बार अपने वर्क बेंच को दोबारा ओपन करते हैं और एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, क्योंकि कई बार हमारा वर्क बेंच इशू करता है। तो उस इशू को रिजोल्व करने के लिए अब आप सिंपली क्या कर सकते हो, सिंपली उसको रिस्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम एक बार दोबारा ट्राई करते हैं अपना डेलीमीटर, क्रिएट। ये अभी भी मैं क्यों नहीं दे रहा यहाँ पे, क्रिएट प्रोसीजर,
प्रोसीजर नेम ले लेते हैं यहाँ पे चेक मार्क्स। यहाँ पे इनपुट टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं इन, क्या होगा हमारे पास है एस मार्क्स ले लेते हैं। एस मार्क्स किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। हम अपने यहाँ पे प्रोसीजर को बिगिन करवाते हैं। बिगिन, हम एक कंडीशन चेक करूंगे यहाँ पे, इफ कंडीशन, इफ एस मार्क्स ग्रेटर देन 80, देन क्या हो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होए। सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पे डिस्टिंक्शन एज रिजल्ट। हम यहाँ पे क्या करेंगे अपने एंड इफ करते हैं, एंड इफ, और हम यहाँ पे अपने प्रोसीजर को एंड कर देते हैं एंड। ये हमारा सिंटैक्स कंप्लीट हो गया और हमारे पास कोई एरर नहीं। यहाँ पे हम एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे चेक मार्क्स के नाम से। जैसे ही मैं एक बार इस स्टेटमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो हमारे पास एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो गया। ये ग्रीन टिक हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारा स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है। पहले भी हम लिख रहे थे, कोई हमारा कोई एरर नहीं था उसमें, लेकिन एडिटर कई बार इशू करता है तो वर्कबेंच को आप क्या करोगे, सिंपली क्लोज करोगे और वापस अपने वर्कबेंच को ओपन कर लोगे। यहाँ पे देखोगे ध्यान से आप, यहाँ पे आपके पास स्टोर प्रोसीजर जो पहले था वही दिखाई दे रहा है। आप सिंपली इसको रिफ्रेश करो, हमारे पास एक प्रोसीजर और क्रिएट हो गया जिसमें हम लिख रहे हैं चेक मार्क्स। हम चेक यहाँ पे इन प्रोसीजरों को कॉल करवाने के लिए या तो हम स्टेटमेंट जो हमने कॉल स्टेटमेंट थी हमें उसके थ्रू कॉल करवा सकते हैं, या डायरेक्टली हम इसके थ्रू भी यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जो हम यहाँ पे आपको ये दिख रहा है यहाँ पे साइन, इस साइन वजह से आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको जो इनपुट पैरामीटर हमने लिया था उसकी वैल्यू मांग रहा है। यहाँ पे मैं यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ 85। जैसे मैं 85 दूंगा यहाँ पे, इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या हमें आ रहा है हमारे पास ये डिस्टिंक्शन। और हमारे पास जो कॉल स्टेटमेंट थी जिसके थ्रू हम कॉल करवा रहे हैं वो क्या है कॉल, और हमारे प्रोसीजर का नेम और उसके अंदर वैल्यू। इसको हम अगर स्टेटमेंट के थ्रू भी कॉल करवाएं, कैसे करवा सकते हैं हम यहाँ पे सिंपली कॉल, उसके बाद प्रोसीजर नेम हमारा क्या है चेक मार्क्स। इसके अंदर हमें क्या करना है अपने मार्क्स देने हैं। अगर मैं ध्यान से देखो, हम यहाँ पे कंडीशन एक ही चेक करवा रहे हैं, अगर हमारा स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटर देन 80 हो, अगर ये स्टेटमेंट थ्रू होगी तो ये हमारी ये सिलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 70 देता हूँ मार्क्स, तो उस केस में क्या होगा, ये स्टेटमेंट ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी, हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स का पार्ट तो मैंने लिखा ही नहीं है, तो उस केस में हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी। यहाँ पे हमारी क्या हो गया है प्रोसीजर रन हो चुका है लेकिन हमें आउटपुट कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे क्यों नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद जो हम कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा ही नहीं रहे इसके फॉल्स के केस में, तो उसके लिए हमारे पास एक सेकंड वेरिएंट हमारे पास इसका इफ देन एल्स। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसी पर्टिकुलर प्रोसीजर को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली एक एल्स ब्लॉक और लिख देंगे यहाँ पे एल्स। एल्स के अंदर भी हम क्या करेंगे एक सेलेक्ट स्टेटमेंट ले लेते हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सेम इज यू कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिखवा देते हैं सिंपली पास गोट पासिंग मार्क्स। नहीं तो हम अगर और भी कंडीशन चेक करवाते हैं हम इफ देन एल्स या इफ एल्स इफ वो केस देखेंगे हम, उस केस में हम मल्टीपल कंडीशन चेक करवा सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे ओनली इफ देन एल्स का यूज देख रहे हैं, तो उसी केस में क्या करेंगे हम यहाँ पे सिंपली इस प्रोसीजर को दोबारा मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये क्या आ रहा है यहाँ पे चेक मार्क्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे सिंपली ये जो आपको इंडिकेशन दिखाई दे रहा है सेटिंग्स का, इस पे क्लिक करोगे आप, इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये प्रोसीजर आया है। इस प्रोसीजर के अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आप मॉडिफिकेशन, सिंपली यहाँ पे जो कंडीशन वहां पे लिख रहे थे आप वहां पे उठा के यहाँ पे इसको अप्लाई करवा दो।
ये हमारा सोर्स प्रोसीजर अपडेट हो गया है। तो उसके बाद हम दोबारा जब हम इसको कॉल करवाते हैं सेम स्टेटमेंट को, तो एक बार देखते हैं क्या आता है हमारे पास रिजल्ट। अब हमारे पास रिजल्ट आया है कि अब ये एल्स वाली कंडीशन में गया हमारे पास। एल्स वाली कंडीशन हमारे पास क्या थी कि अगर चेक कर रहे हैं स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटर देन 80 हो तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, डिस्टिंक्शन। अगर वो ग्रेटर देन 80 वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो उसके एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट में जाएगा अगर स्टूडेंट के मार्क्स लेस देन 80 होंगे तो वो क्या होगा, जस्ट गोट पासिंग मार्क्स। हमने यहाँ पे एल्स के केस में प्रिंट करवा रखा है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाई है और हमारे पास रिजल्ट क्या है, गोट पासिंग मार्क्स। सेम हम क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रोसीजर को फर्दर मॉडिफाई करवा सकते हैं और उस केस में हम अपनी मल्टीपल कंडीशंस चेक करवा सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, इफ, एल्स इफ, देन, एल्स, देन, ये सारी चीजें क्रिएट करवाते हैं, उसको नेस्टेड इफ बोलते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्दर एक इस प्रोसीजर को अपने पे मॉडिफाई करते हैं, वापस जाते हैं इसके अंदर। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीपल कंडीशन चेक करवाने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने प्रोसीजर को मॉडिफाई करते हैं। एल्स केस तो हम रखेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स इफ, एक कंडीशन और चेक करवा लेते हैं, यहाँ पे सेम कंडीशन ले लेते हैं यहाँ पे। चेक करवा के और उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या करवा लेते हैं, फर्स्ट डिवीजन। अगर मार्क्स हमारे क्या हों बिटवीन 60 एंड 80, 60 और 80 के बीच में तो हमारे पास क्या आएगा, वो फर्स्ट डिवीजन पाएगा। एक और केस कर सकते हैं हम यहाँ पे, एलसीफ, एक और स्टेटमेंट ले लेते हैं यहाँ पे, सिंपली कॉपी करते हैं इसको, सेम कंट्रोल सी और एलसीफ। यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, अगर मार्क्स हमारे कितने होंगे 35 to 60 होंगे तो हम क्या करवा देंगे, पास। अगर इससे भी नीचे हो तो एल्स केस में हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे अगर बिलो 35 होंगे तो क्या होगा, फेल। ये हम स्टूडेंट के रिजल्ट को इवेलुएट करवा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। हम जैसे इसको एक बार अपने प्रोसीजर को मॉडिफाई करते हैं, सेव करते हैं और क्लोज कर देते हैं। अब इस केस में क्या करेंगे, हम सेम प्रोसीजर को के थ्रू हम कॉल करवा रहे हैं अपने प्रोसीजर को, चेक मार्क्स को विद दैट 70 वैल्यू। एक बार दोबारा कॉल करवाते हैं, चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। इस केस में क्या हुआ, हमारा ये किस उस पर्टिकुलर रेंज में हमें दिखा रहा है। जाओगे तो यहाँ पे ये कंडीशन हमारी कौन सी है, सेकंड वाली कंडीशन है, जिसके हमारे पास क्या रहा है, एल्स इफ वाले कंडीशन में पहले कंडीशन यहाँ पे चेक होती है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 80, नहीं हमने 70 की है तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो जाता हमारे पास एल्स इफ के पास जाएगा। एल्स इफ के अंदर हम क्या चेक करवा रहे हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स बिटवीन 60 एंड 80 हैं, यस हैं, तो उस केस में ये जो वाला सेलेक्ट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होएगी और हमारा इफ ब्लॉक एग्जिट हो जाएगा और हमारा प्रोसीजर रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर देगा। क्या रिजल्ट देगा, फर्स्ट डिवीजन। दोबारा इसको एक बार एग्जीक्यूट करवाते हैं, हम करवाते हैं 45 के साथ में। इस केस में हमें क्या हुआ, जस्ट पास, क्योंकि ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है यहाँ पे। फर्दर जब हमारा इस प्रोसीजर कॉल हुआ पहले ये 80 वाली कंडीशन चेक करेगा, ये सेटिस्फाई नहीं हुई, एलसीफ के पास जाता है, ये कंडीशन चेक की, ये सेटिस्फाइड नहीं हुई, दोबारा एलसीफ के पास जाता है थर्ड वाली कंडीशन में, यहाँ पे देख रहा कि मार्क्स कितने हैं 45 है, वो 35 और 60 के बीच में बिलोंग करते हैं, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो उस केस में ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और हमें रिजल्ट मिलेगा पास। लास्ट ट्राई कर लेते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टूडेंट के मार्क्स दे देते हैं 25, इसको एक बार एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं, फेल। क्योंकि ये तीनों जो कैटेगरी कंडीशंस थी हमारी इफ और एल्सिफ के अंदर जो कंडीशन हम चेक करवाई वो मार्क्स किसी भी कैटेगरी के अंदर बिलोंग नहीं करता, तो उसका जो लास्ट केस होगा अगर बिलो 35 होगा कितने भी मार्क्स हो स्टूडेंट के, वो किस कैटेगरी में आएंगे, एल्स वाले पार्ट में आएंगे, और एल्स वाले पार्ट में आए तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, फेल आएगा। तो ये हमने अपने जो इफ स्टेटमेंट हमारी MySQL के अंदर कंट्रोल फ्लो फंक्शंस की, उसको हमने वाया प्रोसीजर समझा है, यूज करके देखा है कि हम अपने प्रोसीजर के अंदर इफ
देन एल्स को या इफ स्टेटमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट। और हम इन प्रोसीजर के थ्रू बड़े बड़े फंक्शंस, बड़े बड़े एक तरीके से हमारी जो बिजनेस लॉजिक्स हैं उनको इंप्लीमेंट करवा सकते हैं अपने डेटाबेस के ऊपर। हम जब अपने इस जर्नी को प्रोजेक्ट लेवल पे लेके जाएंगे तब वहां पे हम एक्चुअल यूज देखेंगे प्रोसीजर्स का अपने प्रोजेक्ट के अंदर, कि हम प्रोसीजर्स के थ्रू क्या क्या फंक्शंस और क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें इंप्लीमेंट करवा सकते हैं और कैसे हम डेटा फैच करवा सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। बाकी यहाँ पे ओनली हमने एक सिंपल यूज देखा प्रोसीजर का, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले कि हम प्रोसीजर्स को भी, ट्रिगर्स को भी आने वाले सेशंस में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में प्रोसीजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, प्रोसीजर्स की कौन कौन सी टाइप हो सकती हैं, प्रोसीजर के अंदर किस किस टाइप के हम वेरिएबल ले सकते हैं, कैसे हम आउटपुट वेरिएबल को असाइन करवा सकते हैं, कैसे इनपुट वेरिएबल को असाइन करवा सकते हैं। तो प्रोसीजर को डिटेल में समझने के लिए आने वाले सेशंस में हम इनको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझेंगे और इनका यूज देखेंगे कहाँ कहाँ पे किस किस वे में हम अपने प्रोसीजर्स को अपने डेटाबेस के ऊपर यूज करवा सकते हैं। बाकी इस सेशन के अंदर हमने जो इफ अपने कंट्रोल फ्लो फंक्शंस की जो लास्ट टाइप थी हमारी इफ स्टेटमेंट, उसको डिस्कस किया। अगर उसके अंदर आपको कोई डाउट है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि आपके कमेंट्स के ऊपर आपके इश्यूज को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे आगे बढ़ने से पहले, ताकि आपको आने वाले सेशंस में कोई दिक्कत ना आए। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।